दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है आरोपी। लड़की पर प्लाट से हमला करने वाले की तलाश में पुलिस का कहना, आरोपी चोरी या फिर लूट के इरादे से घर में घुसा था। कृष्णानगर इलाके में लाखों की ठगी, फल और सब्जी के डिस्ट्रीब्यूशन चेक देने के बदले ठगी। जिस वेबसाइट के जरिए पेमेंट हुआ था वो पड़ी है बंद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नॉर्थ ईस्ट पुलिस ने कारोबारी के साथ हुई लूट की गुत्थी को सुलझाया। शास्त्री पार्क इलाके में कारोबारी से लूटे थे 1 लाख रुपए। लूट में शामिल 2 भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गीता कॉलोनी में झूठी शिकायत के शिकंजे में फंसे दंपत्ति। संजय कोहली ने लगाया पुलिस पर आरोप। एसआई ब्रजमोहन पर लगाया गलत व्यवहार करने का आरोप। निर्भया कांड को हुए पूरे 10 साल। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने कहा, आज भी महिलाएं दिल्ली में नहीं है सुरक्षित, आने जाने में लगता है डर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उस्मानपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में घर के अंदर घुसकर 10वीं के स्टूडेंट पर प्लाट से हमला करने वाला सिरफिरा युवक 2 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। वे उसकी तलाश में छापेमारी कर रही और साथ ही उनका कहना है कि इस मामले में एक तरफा प्यार या फिर किसी बदले में वारदात को अंजाम देने की संभावना काफी कम है, क्योंकि पीड़िता या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य आरोपी को नहीं जानता है। और ऐसे में इस बात की भी काफी संभावना है कि आरोपी चोरी या फिर लूट के इरादे से घर में घुसा था और फिर पकड़े जाने के डर से उसने पीड़िता पर हमला कर दिया था। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि बुधवार दोपहर करीब 2 बजे 15 साल की पीड़िता कोचिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हो रही थी। माता पिता जॉब पर गए हुए थे और भाई कॉलेज गया हुआ था। उसी दौरान आरोपी घर में घुसा और ऐसे में पुलिस मानकर चल रही कि आरोपी ने रेकी की होगी और दोपहर में घर पर कोई नहीं होता है और इस कारण वह चोरी के इरादे से घर में घुसा होगा। लेकिन उस समय तक पीड़िता घर से नहीं गई थी। उसकी नजर आरोपी पर पड़ गई। उसने जब उससे पूछा कि वह कौन है तो आरोपी उसकी तरफ बढ़ा और पास में रखा प्लास उठाकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब हमले की असल वजह का खुलासा तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। तो वहीं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर इलाके से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। एक शख्स से फल और सब्जी के डिस्ट्रीब्यूशन चेक देने का झांसा देकर 3,61,000 ठग लिए। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने में ठगी का मामला दर्ज करा लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता का दावा है कि इस तरह के काफी लोगों से ठगी हुई है। पीड़ित किशन गुप्ता परिवार समेत साउथ अनारकली में रहता है। फिरोज नाम की कंपनी बताते हुए एक कॉल उनके पास आया जिनके ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन देने की बात कही। सब्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 29 जून 2022 को दोनों के बीच 500 रुपए के स्टैंप लग गई थी और साथ ही कंपनी के साथ 2 कर्मचारी लगातार उनसे बात कर रहे थे। आरोप है कि 23 जुलाई को सामान बेचने का दावा किया और साथ ही उनमें कस्टमर केयर से फल और सब्जियां आई। इसके बदले में उन्हें कमीशन मिलना तय हुआ था, लेकिन जिस वेबसाइट के जरिए पेमेंट हुआ था वो भी बंद हो गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक फ्राजो कंपनी है जिसमें आपका सब्जी डिलीवर का काम होता है, मेनली डिलीवरी वेंडर्स हो गए। तो इसके अंदर क्या करना था, मेनली आपकी जो भी कंपनी सब्जियां हमें देती है वो हमें कस्टमर तक डिलीवर्ड करनी होती है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए था। तो ये महाराष्ट्र में अभी भी रनिंग कंपनी है, बट दिल्ली में प्लान लॉन्च कर रहे थे तो कंपनी से ही एक कॉल आई, कस्टमाइज कॉल कि जिसमें उन्होंने हमें पूरा प्लान समझाया और सब कुछ करा। और इसके बाद एक मेल भी आई थी जिसके अंदर इन्होंने अपने प्रपोज़ल और सब कुछ चीज़ लगाई गई थी। तो इनके बहुत तरीके के प्रपोज़ल थे। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का 5 लाख रुपए की अमाउंट का था, जिसके अंदर ही अपना एग्रीमेंट बना के देने वाले थे 500 के स्टैम्प पेपर के ऊपर और सब कुछ। बाकायदा मेरे को एग्रीमेंट भी मिला है, एग्रीमेंट की कॉपी भी मेरे पास है। उसके बावजूद 1 महीने बाद जब तक मेरे पास एसेस आने थे कंपनी के, तो कंपनी के बंदे ही रातों रात सारे फ़ोन बंद हो गए। और जिस वेबसाइट के थ्रू हमने पेमेंट की थी ना, ये 5 लाख की, कोई कैश नहीं की, कोई कुछ नहीं, कंपनी की वेबसाइट के थ्रू की, वो वेबसाइट भी बंद कर दी गई उस दिन। टोटल कितनी पेमेंट की आपने? अभी मैंने 3,61,000 रुपये तो एक नंबर में कर दी थी। बाकी मैंने कहा था जब एसेस आ जाएंगे तो मैं बाकी की पेमेंट जब करूँगा, तो इसलिए मैंने होल्ड पे रखी थी इनकी बाकी की पेमेंट। टोटल 3 बंदे थे। एक मयंक नाम से था,
जो मेन सारी बात कर रहा था। उसके बाद इनका एक लड़का मेरे पास आया भी था विज़िट के लिए, कि देखने के लिए कि मेरे पास स्पेस है या नहीं इनके काम के लिए। और एक जना और था जिससे पेमेंट की रिगार्डिंग बात हुई थी, कि पेमेंट करने में इनकी वेबसाइट से इशू आ रहे थे, जिसके लिए इन्होंने वो की थी, मतलब एक बंदे से कॉन्फ्रेंस पे बात कराई थी कि पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले कहा वेबसाइट के थ्रू होगी, फिर जब वेबसाइट के थ्रू एक लिमिट थी 20 से 30 हज़ार रुपये, तो जब उन्होंने फिर वो नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने उसके बाद अपनी कंपनी का सीधा अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेजी थी, जिसके अंदर मैंने सारी पेमेंट्स की थी। सर उसमें ये था भी चलो अभी काम नहीं, आजकल धंधे नहीं, ऑनलाइन का भी चल रहा था, वो टीपी का हमारा चल ही रहा था, चल भी कर ले, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे ये। पुलिस कह रही है कि हम पूरा सहयोग देंगे, जो अश्विनी जी IAS है वो अपनी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब बातचीत करते हैं। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 5 दिसंबर को कारोबारी के साथ हुई 1 लाख की लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट में शामिल 2 भाइयों को उनके स्कूल के दोस्त के साथ उत्तर प्रदेश के गोंडा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह और उनके भाई सत्यम के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूट के 2 मोबाइल फोन, 8,000 रुपए, कटे फटे नोट और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। तो वहीं गीता कॉलोनी में रहने वाले संजय कोहली ने भी आरोप लगाया है कि किसी की झूठी शिकायत पर पुलिस उन्हें घर से उठाकर ले गई, जिस पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने पुलिस के कारण पूछा तो पुलिस कर्मियों ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि संजय कोहली ने भी बताया कि कल 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बेवजह पुलिस ने उन्हें गीता कॉलोनी थाने में बैठा कर रखा और साथ ही उनकी पत्नी को बुरा भला भी कहा। उन्होंने बताया कि SI ब्रजमोहन ने बिल्कुल गलत व्यवहार किया है और घर से बेवजह उन्हें थाने लेकर आई है। संजय का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के लोग बिना वजह पुलिस को शिकायत करके उन्हें तंग करना चाह रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्हें अब शाहदरा DCP को भी दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। हरीश चंद्र सेठी जी ने मेरे खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज करा दी थाने में, और थाने से मुझे फ़ोन आता है कि आप तुरंत थाने आइए। तो मैंने उनसे पूछा थाने किस लिए आना है, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा कि थाने क्यों आना है। वो कह रहे आप थाने आओ तभी बताएंगे। मैं थाना गीता कॉलोनी, तो मैं तब रास्ते में था, मैंने कहा मैं घर पहुंच रहा हूँ, अभी आपसे घर पहुंच के बात करूँ। मैं घर जैसे पहुंचा नीचे 2 पुलिस वाले आके खड़े हो गए, तो कह रहे हैं चलो जी नीचे उतरो। मैंने कहा जी अभी मेरे को बात करने दो, मुझे भी किसी से बात करने, कह रहे नहीं आप थाने चलो तब आप बात करना जिससे भी करनी है। ज़बरदस्ती वो मुझे नीचे बुलाया, मेरी वाइफ उनको रोकती रही, तो वो कह रहे नहीं जी आपको भी हमारे साथ में बदतमीजी करेंगे, तो आप चुपचाप चलो हमारे साथ। कोई लेटर नहीं था, कोई मेरे को कंप्लेंट तक नहीं दिखाएगी जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई है। वहाँ जाके मुझे उन्होंने बताया हरीश चंद्र सेठी, मैं उसको पाली के नाम से जानता था। मैंने उनको कहा जी अगर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है उनको बुलाइए मेरे सामने। वो कह रहे हैं वो आ जाएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, जिन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की उनको भी तो बुलाइए। हाँ बिल्कुल खतरा, हमें डर है, हम तो इसीलिए कंप्लेंट दर्ज करी। हम तो एक लेटर DCP साहब को भेजेंगे, एक महिला आयोग को भेजेंगे कि ऐसे ऐसे हमारी वाइफ को भी तंग करा और मुझे भी तंग करा गया। पर इन्होंने कुछ नहीं बताया और खींचते हुए मेरे आदमी को लेकर चले गए। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं इधर से बोल रही हूँ आप मुझे कंप्लेंट तो दिखाओ, कह रहे आप हट जाओ नहीं तो आपको भी हम बदतमीजी करेंगे। और इन्होंने बदतमीजी करी हुई है। मैं कमरे में गई हूँ तो मैंने इनको प्यास लग रही है तो मैंने आगे से बोला मैं पानी देने आऊँ, कहता इतनी बदतमीजी से बोला बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मैंने जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं तो बैठूंगी ना यहीं पे। हाँ जी, तो मेरे को बात तक नहीं करने दी उनसे, हैं कह रहे पानी दे देंगे हम, निकलो यहाँ से निकलो। मतलब क्या निर्भया के ठीक 10 साल पर सवाल वही है, कितना कुछ बदला हमारा समाज। उस समाज में रेप की घटनाएं या फिर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी, वो अपराधी जो रेपिस्ट तो होते हैं लेकिन सजा नहीं मिल पाती। निर्भया केस का वो साल 2012, तारीख 16 दिसंबर। अब तारीख वही है पर साल है 2022। बीते 10 सालों में क्या कुछ बदला, महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं या फिर नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। निर्भया कांड के 10 साल बाद भी असुरक्षित हैं महिलाएं। खुलेआम घूमते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदे। क्यों देश की राजधानी में असुरक्षित हैं महिलाएं? महिलाएं कर रही हैं प्रशासन से सवाल। निर्भया कांड को 10 साल गुजर गए, लेकिन बदला है तो सिर्फ समय। साल 2012 में देश में रेप की कुल 24,923 घटनाएं हुई, यानी हर दिन करीब 69 रेप की घटनाएं हुई, लेकिन सजा सिर्फ 24.2% अपराधियों को ही मिली, यानी 100 में से सिर्फ 28 अपराधियों को सजा मिली। वहीं अब 2022 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में निर्भया जैसी घटनाओं में कमी आना तो दूर,
बल्कि अब तो हर रोज रेप की घटनाओं में 18% का इजाफा हो गया। हाल ही में हुई एसिड अटैक की घटना को लेकर हर लड़की के मन में डर सा बैठ गया है। राजधानी दिल्ली में 10 वर्ष पूर्व हुई घटना को लेकर महिलाएं आज भी चिंतित हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं से आज हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बात की, जिन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखते हुए कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली में सख्त की जाए। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। लड़कियों के मामले में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आजकल में हर एक दिन न्यूज़ आते रहते हैं लड़कियों के बारे में, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ हुआ है, कल परसों सुबह हुआ था। एक लड़की स्कूल जा रही थी 7:30 के करीब और उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ और लड़के भी ऐसे ही थे 19-20 साल के। कुछ सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है। एक बात बताओ, इतना डर बैठा है कि हम अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने देते। उसके बाद एक भाई एजुकेशन के लिए तो जाने देंगे, पढ़ाई के लिए तो बच्चे को निकालेंगे, उसके लिए भी बच्चा आता है तब तक एक माइंड में एक डर रहता है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। देखो अभी की फ़िलहाल की एक घटना देखो, 17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की, उसका क्या दोष था, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। तो ये चीज़ है, जैसे एसिड पर रोक लगी है, रोक के बाद भी एसिड बिक रहा है, उनके ऊपर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? सरकार आती है चली जाती है ये और विश्वास दिलाती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, महिला सुरक्षित होंगी। कहाँ है महिला सुरक्षित? बिल्कुल भी नहीं मानते और दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं मानते। और सिटीज़ तो फिर भी सेफ़ होंगी। मैं इतनी सिटीज़ जाती हूँ, इतना डर कहीं नहीं लगता जितना दिल्ली में लगता है। इवन मुंबई भी काफ़ी हद तक बेटर है दिल्ली से। आप दिल्ली में रात को नहीं निकल सकते हो, बट मुंबई में आप इजीली घूम सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर रही है, ना कोई कड़े कानून ला रही है, ना CCTV वगैरह लगाए जा रहे हैं जैसे कि बोला गया था कि लगेंगे। कुछ नहीं हुआ है दिल्ली में। निर्भया हत्याकांड के बाद एज इट इज़ 12 साल तक हम देखें तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं दिल्ली में। मार्केट में होता है, लोग ईव टीजिंग करते हैं, लोग गंदी निगाहों से देखते हैं चीज़ के लिए। कोई ऐसा हमको मिल ही नहीं रहा है कि हम जहाँ पे तुरंत कंप्लेंट करें, तुरंत एक्शन लिया जाए। महिलाओं ने जब सुरक्षा के इंतजामों पर बात की तो कहा कि पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं बदला है, आज भी हालात वैसे ही हैं। CCN लाइव के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली को कुछ दिन बाद अपना मेयर मिल जाएगा। मेयर चुनाव का बिगुल बज गया है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को मेयर चुनाव होगा और इसी दिन शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। सत्ताधारी पार्टी पर निर्भर करेगा कि निगम में जो मेयर पहले चुना गया है उनको ही रखा जाएगा या फिर किसी और का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। आगे के 1 साल के लिए CCN ने पूर्वी दिल्ली के एक्सपर्ट से बात की जो निगम में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए आप। प्रोटेम स्पीकर माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि मैं तो खुद प्रोटेम स्पीकर रहा हूँ जो 2017 से 2022 तक का जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सदन था। और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है जो उसकी नियुक्ति माननीय उपराज्यपाल द्वारा जी करके वो सभी पार्षदों को, चाहे पक्ष के विपक्ष के जो भी पार्षद हैं, सभी दलों के पार्षदों को वो शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के बाद उसमें मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव होगा। इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इसकी 5 दिन की सूचना इसकी दी जाती है। 5 दिन के अंतर्गत इसमें 5 दिन पहले से प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो इसके अंदर उनको मेयर डिप्टी मेयर का जो भी दल तय करेगा अपने नाम भरेंगे। उसके अंदर कम से कम 2 प्रपोजल प्रत्येक उसके साथ, चाहे मेयर के फार्म हो, नॉमिनेशन नामांकन पत्र हो, चाहे डिप्टी मेयर का, सबको 2-2 उसके अंदर जो है प्रपोजल जरूरी है। 2 प्रपोजल के बाद और ऐसी स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर हैं, क्योंकि टोटल स्टैंडिंग कमेटी के 18 मेंबर चुने जाने हैं। 12 जोनों से एक निगम पार्षद आएगा और 6 डायरेक्ट हाउस से निर्वाचित होंगे। तो जो 6 का चुनाव है वो हाउस करेगा, वो भी उसी दिन करेगा। दिल्ली नगर निगम के सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को संपन्न की जा सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मेयर और डिप्टी मेयर के नामांकन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और यदि 1 से अधिक नामांकन पाए जाते हैं तो मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर 6 जनवरी को ही चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव से पहले सभी निगम के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और ये सारा कार्य संपन्न होने के बाद हर महीने कम से कम सदन की एक बैठक होना अनिवार्य होगी। पहला कार्यकाल मेयर का मात्र 3 महीने का होगा। यदि उनको रिपीट भी किया जाना है
और उनको 1.25 साल के लिए रखा जाना है, तो भी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को अप्रैल में दोबारा से संपन्न होना होगा। इसी प्रकार पूरे सदन का कार्यकाल 5 साल अथवा 5.25 साल का भी हो सकता है। ये सारा कुछ जो भी होगा, इसमें किसी की कोई डिस्कशन पावर नहीं है। जो एमसीडी एक्ट 1957 में लिखा है, उसी के प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से ही सारी प्रक्रिया को चलना हो। सर्दी में कम तापमान की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते हैं। तापमान में कमी के कारण ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, धमनियां भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती। तो कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान, बता रहे हैं आपको डॉक्टर गौतम सिंह और डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी। सुनिए आप। देखिए, सर्दी का मौसम जैसे आ रहा है वैसे कई बीमारियां जो हैं वो दस्तक दे सकती हैं। सर्दी के मौसम में स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। सर्दी जब होती है तो हमारे खून की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, और जो खून की नलियों में सिकुड़न आ जाती है उसकी वजह से हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से जो है वो खून की जो पतली नलियाँ होती हैं दिमाग में, वो कई बार रप्चर हो सकती हैं, फट सकती हैं, या उनके अंदर ब्लॉकेज भी आ सकता है। जो स्ट्रोक होता है या जिसको लकवा या पैरालिसिस का अटैक कहते हैं, वो 2 कारण से हो सकता है। या तो खून की नली में ब्लॉकेज आने की वजह से, या खून की नली के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, खून सिर जाता है उसकी वजह से, या जिसको बोलते हैं नस फट जाती है उसकी वजह से होता है। कई बार लोगों को ऐसे समय में नाक से खून आ जाता है। उससे पहले नाक से खून आना, इसको हम कई बार वार्निंग सिग्नल कहते हैं। और नाक से ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है उसके बाद नाक से खून आने से कई बार ऐसा देखा गया है कि स्ट्रोक की संभावना जो है वो टल जाती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उस समय उसकी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और अगर नाक से जो है वो खून आ जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपना बीपी चेक कराना चाहिए और अपनी दवाइयाँ वो रेगुलर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, इन दोनों का खतरा बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कम होता है और बॉडी उससे एक्लेमेटाइज नहीं कर पाती, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है थोड़ा उसका सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, या फिर उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं थोड़ी स्टिफ होती हैं। और एक अन्य कारण ये भी है कि ब्लड थोड़ा गाढ़ा भी होने लगता है सामान्यतः। तो ऐसे लोग जिनको बीपी और शुगर की शिकायत होती है, उनके अंदर स्ट्रोक का या एमआई का खतरा बढ़ता है। ऐसे में जो उनके तीमारदार हैं या अटेंडेंट हैं या खुद मरीज हैं, उसको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे ही शरीर के अंदर कहीं शिथिलता आती है, कहीं मुंह टेढ़ा होता है या कहीं पे कमजोरी आती है, उसको हल्के में ना लें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। खजूरी खास पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सेंधमारी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी दिल्ली में भी शामिल था। आपको बता दें कि पुलिस ने सेंधमारी के बाद भागते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी का नाम इमरान है, जिसकी उम्र 23 साल है। शादियों में वेटर का काम करता है। दिल्ली में पुराने निजी वाहनों को स्कूल कैब श्रेणी में पंजीकरण कराकर चला सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल कैब की जो कमी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने नई स्कूल कैब पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें ये प्रावधान किया जा रहा। दिल्ली में वर्तमान में 32,000 से ज्यादा स्कूल कैब बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं। और अब इस बीच अच्छी खबर यह है कि अगर कोई पुराने वाहन स्क्रैप कराता है और नए वाहन खरीदता है तो उसके पंजीकरण में 25% तक की छूट मिल सकेगी, बशर्ते उन्हें वहां पर सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करना होगा, जो कि स्क्रैपिंग के दौरान उन्हें मिलता है। अब ऐसे में हमने जब स्कूल के कैब ड्राइवर से बात की तो उनका कहना था कि गाड़ियों को कॉमर्शियल करवाना जरूरी है। नहीं, फ़ायदेमंद तो बहुत कुछ है जी। अगर वो फ़ायदेमंद के लिए हमारे को रजिस्ट्रेशन ओपन कराते हैं और हमारी विंडो खोलते हैं अथॉरिटी में, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम कमर्शियल करवा लेंगे गाड़ी को, और अगर नई गाड़ी इशू करते हैं तो हम नई गाड़ी भी लेने के लिए इच्छुक हैं। जो पुरानी गाड़ी है उसका अगर वैलिडिटी है, अगर 6 साल 10 साल जिसके पास वैलिडिटी है, उस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन दीजिए। 1-2 साल वाली गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मत करें। जो हमने नई गाड़ी निकलवानी है उसके बदले हमारी गाड़ी की अगर एक्सपायरी डेट कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर टाइम पीरियड होगा, तो उसको हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसमें हमारे को बेनिफिट है, नई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जो हमारा प्राइवेट का टैक्स भरा हुआ है वो कह रहे थे वो कि हम उसमें माइनस कर देंगे जो हमारा है, और कमर्शियल में जो है वो ऐड कर देंगे।
तो उसके हमारे लिए बेनिफिट है। नहीं, अभी जब तक विंडो का कमर्शियल का प्रोसीजर ही नहीं होगा तो उसको क्या हम कोशिश करेंगे। उससे ही पहले से हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और। घर की रोजी रोटी तो चलानी है ना। देखो वो तो जी फेस आउट करना ही पड़ता है, उसके लिए चालान भी हो जाता है, गाड़ियाँ बंद भी हो जाती हैं, बहुत फेस आउट करना पड़ता है प्रॉब्लम हमारे को। अगर पुरानी गाड़ी कमर्शियल हो तो बहुत बढ़िया हमारे लिए, तो हम तो करा लेंगे इसमें। क्या क्या फायदेमंद आपको जानकारी? उसमें फ़ायदा तो यही है, देखो बच्चे ठोकेंगे नहीं, पुलिस वाले नहीं ठोकेंगे हमें इतना। एंट्री फिर भी जानी एंट्री तो फिर भी अभी गाड़ी आपकी पर्सनल रहती है? हाँ, पर्सनल है, प्राइवेट है। कमर्शियल में हमें टैक्स मारता है जो है, उसका टैक्स बड़ा महंगा पड़ता है। हाँ, वो मिलेगा फिर तो बढ़िया है, हम क्या बोला, वो सुविधा अच्छी है। फिर कई लोग नई गाड़ी भी लेना चाहते हैं। अगर नहीं निकलेगी तो हम नहीं ले लेंगे, फिर तो हम तो ले लेंगे। फिर अगर नहीं निकलते, नई गाड़ी बंद है स्टैंड तो कमर्शियल स्कूल, अगर इसी कमर्शियल हो तो बहुत बढ़िया हमारे लिए, तो ये कम खर्चे में हो जाए तो। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन समय समय पर मॉक ड्रिल करवाती रहती है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व 26 जनवरी के आसपास राजधानी की सुरक्षा और शांति को भंग न कर पाए। हाल ही में दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली, शाहदरा मॉल की पार्किंग में कोई संदिग्ध चीज पड़ी हुई मिली है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पार्किंग में एक डमी रखा हुआ है, जिसके पता चला कि लोग कितने सतर्क हैं। मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। साथ ही एसीपी शाहदरा ने बताया कि आगामी 26 जनवरी को देखते हुए ये मॉक ड्रिल चलाया गया। यहाँ एक संदिग्ध वस्तु इसके मॉल की पार्किंग में होने की सूचना थी। एक डमी टाइप है जिसमें पावर सोर्स नहीं है और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये करीब 4:30 के आसपास की कॉल थी और स्टाफ हमारा आ गया है यहाँ, सबको कॉर्डन कर लिया चारों तरफ से। बीडीटी को भी सूचना दी गई, एम्बुलेंस वगैरह उनसे भी संपर्क किया गया और फिर स्टाफ ने पार्किंग में एक बार सरसरी तलाशी लेने के बाद में वो डिवाइस का पता लगाया। ये आगामी 26 जनवरी का जो 2023 में हमारा वो आ रहा है पर्व, तो उसके मद्देनज़र अपनी तैयारियों की जांच पर रखने के लिए जो है ये मॉक ड्रिल की गई। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग के अपग्रेडेशन को चलते हुए 3 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। अब इस कार्य के पूरा होने की नई तिथि 31 जनवरी 2023 रखी गई है। आपको बता दें कि कार चलने की रफ्तार और सड़क की वर्तमान बदहाल स्थिति को देखते हुए डेडलाइन की तारीख तक कार्य के पूर्ण होने की संभावना कम ही दिखाई देती है। इस बदहाल स्थिति की वजह से यहाँ के दुकानदारों के कामकाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पिछले विधायक के कार्यकाल नितिन त्यागी जी होते थे लक्ष्मी नगर से, जब ये कार्य प्रारंभ हुआ था, अभी आधा भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है विकास मार्ग का। तमाम मार्केट के कार ठप्पे, स्टोर टूटे फूटे के कारण अवैध पार्किंग जो है आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है कि गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगे। कैसे पूरा हो जाएगा? 31 जनवरी 2023 इसकी डेडलाइन रखी गई है विकास मार्ग के अपग्रेडेशन के पूर्व। पिछले विधायक का कार्यकाल पूरा निकल गया, इन विधायकों के 3 साल हो चुके हैं। कैसे हो पाएगा? तमाम तरह की परेशानियां आने जाने में होती हैं। यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स वगैरह 4 व्हीलर्स वगैरह जो चलते हैं उससे होती है, लेकिन शासन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो है अपग्रेडेशन लगता नहीं है कि 2023 31 जनवरी तक ये पूरा हो पाएगा। दिल्ली सरकार का रवैया जो काम कराने बहुत सुस्ती से हो रहा है, ठीक है ना। इसको चाहते नहीं कि प्रॉपर जल्दी काम हो। ये 2025 तक खींचने की उम्मीद है इनकी, जब ये उससे पहले तैयार कर पाएंगे। जो चल रहा है इनका माहौल काम करने का तरीका है। और रही बात रोड पर जितना जाम लग रहा है, दुकानदार परेशान है। वैसे ही लॉकडाउन के बाद दुकानें वैसे ही क्यों लोग जब मंदी का वो झेल रहे हैं और इनके काम नहीं होने की वजह से लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का लोग का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदार भी प्लस जो मार्केट में आने वाले लोग वो भी परेशान है इससे। तो आपको लगता नहीं है कि 31 जनवरी 2023 तक ये अपग्रेडेशन का कार्य जो विकास मार्ग का है पूरा हो पाएगा? नहीं, ये तो मुश्किल है। ये 2025 से पहले करेंगे, जब दिल्ली का चुनाव होगा, जब तक खींचेंगे। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है इसकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।